देन पुशिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अब एक लाइन का है ये, क्या ये कितने का है? एक लाइन का। देखो कैसे आपको इधर एक लाइन का कैसे है, हाँ देखो इधर देखो, ये आपने एक तरह से क्या किया था, पुल है ना, पुल किया ना। पुश करना हो तो ये आएगा, पुश कर रहे हो ना, बोलो एक एक फोर्स को दिखा दो। पुल पुश करना है, ये कर दिया हमने पुश। इधर कंपोनेंट ले लें इसके, कितना आएगा इधर बताओ? डायरेक्शन इसकी एफ साइन थीटा नीचे आएगा नहीं आएगा, बोलो अभी तो सिखा है। एम जी किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो अब ऊपर बराबर नीचे करोगे तो क्या आएगा? एन बराबर कितना आ जाएगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या आया? एन माइनस आया था या नहीं आया था? वहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। एक लाइन का है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाती है बच्चों? प्लस, इसमें क्या आ जाती है? माइनस। कैसे समझ में आ गया आपको? एक लाइन में ये अपन ने ये पुल किया थीटा से, ओके, कितने से? थीटा से पुल किया। इसके कंपोनेंट दिखा दें बच्चों पहले। इधर क्या दिखाओगे बताओ? इधर नॉर्मल रिएक्शन किधर दिखाओगे? परपेंडिकुलर। और फ्रिक्शन इधर दिखा दिया अपन ने। बोलो बोलो बोलो, इसमें भी एफ कॉस थीटा इधर है तो फ्रिक्शन इसमें भी इधर ही दिखाएंगे, नहीं? बोलो। अब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर देखो क्या क्या लग रहा है? एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन कम हुई ना, तो एफ बराबर क्या होता है? म्यू एन। इसलिए पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्योंकि इसमें क्या है? नॉर्मल रिएक्शन माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? कैसे? एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो एन बराबर कितना आ गया बच्चों? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। माइनस आया ना, यहाँ पे क्या आया था? प्लस। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन स्टैटिक के लिए नहीं, लिमिटिंग के लिए और काइनेटिक के लिए। किसके लिए? स्टैटिक के लिए नहीं, किसके लिए? लिमिटिंग के लिए और काइनेटिक के लिए। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो साला बदल जाता है। कौन? हाँ, उसका भरोसा नहीं है, बदल सकता है वो। 5 लगाए तो 5 हो जाए, 10 लगाए तो 10 हो जाए, लेकिन लिमिटिंग कभी नहीं बदलेगा। लिमिटिंग किसको बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो फिक्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स है। नॉर्मल रिएक्शन अब कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे पुशिंग पुलिंग में। तो यहाँ पे आपको पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। वाई? क्योंकि एक में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, एक में कम है। एक में प्लस आ रहा है ना साइन, एक में माइनस आ रहा है। समझ में आ गया अच्छे से? परेशान नहीं होना है। पुलिंग इज इजियर देन कितने का है? एक लाइन का है और करना भी कुछ नहीं है, हमको कुछ आते नहीं है। बना दिया एम, लगा दिया फोर्स, फोर्स के कंपोनेंट निकालना जानते हैं, खत्म। कुछ करना नहीं है, समझ गए? तो लिख लो ये पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, और ये दोनों पॉइंट बनाओ, दोनों डायग्राम और लिख लो। नंबर 3 पढ़ रहा हूँ मैं, है ना, इसी का ही, वहीं आगे बढ़ा रहे हैं अपन। यही क्वेश्चन बैंक है,
है ना। 5-6 सवाल करा देते हैं पहले, है ना। ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विद ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन, है ना। देखो, ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। ये देखो एक वॉल, ये बॉडी रखी हुई है ऐसे 0.1 kg की, ये वॉल है। क्या है बच्चों? वॉल। ये 0.1 kg है बच्चों। कितना मास है? हाँ, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है उसने ऐसे 5 न्यूटन का, ठीक है। कितना लगा रखा है? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। अब इसमें ना तो उसने स्टैटिक बोला ना काइनेटिक, तो हमें जैसी जरूरत होगी उसको यूज ले लेंगे। तू ही काइनेटिक है, तू ही स्टैटिक है, ठीक है। क्या बोलोगे डायलॉग? तू ही काइनेटिक है, तू ही स्टैटिक है, जैसा मेरे को जरूरत पड़ेगी इसके लिए, है ना, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई नहीं, आप तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ा, ब्लॉक जो है वॉल के उसमें है 5 न्यूटन का फोर्स ये रहा। आपका पहला काम ये सारे फोर्सेज दिखा दीजिए आप, सिस्टमेटिक, है ना। 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रखा, इसका वेट कितना लगेगा? नीचे, तो 0.1 × g। नहीं, अब बच्चों इसके टेंडेंसी किधर होगी इसकी आने की? क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल है ना। ये रोक सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको, लेकिन आने की टेंडेंसी किधर है? अगर ये हटा दो तो गिर जाएगा, डायरेक्ट गिरेगा ना। अब ये काम कर रहा है एप्लाइड फोर्स का। किसका? हाँ, ये नहीं कर रहा है एप्लाइड फोर्स, इसने तो टिका रखा है उसको वहां पे, है ना। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। ओके, बोलो। अब मोशन में है या नहीं है? नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन किधर दिखाते हो? है ये नॉर्मल रिएक्शन। कोई बात नहीं है तो हम पता लगा लेंगे मेरे भाई, हम पता लगाएंगे। पता कैसे लगाते हैं बताओ? हाँ, लिमिटिंग निकाल। शाबाश। अगर एप्लाइड फोर्स उससे ज़्यादा हो गया तो मोशन में आ जाएगा, नहीं तो आराम से। इसलिए तो कह रहा हूँ कि एप्लाइड फोर्स आज क्या सिखाया था कि एप्लाइड फोर्स जरूरी नहीं है बच्चों कि एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वही हो। समझ रहे बात को? हालात को देख के हम एप्लाइड फोर्स का पता लगा लेंगे। किसको देख करके? हालात को। अब ये तो पक्का है कि ये जो है ना, ये जो फोर्स लगा रखा है तो ये तो इधर उधर तो नहीं आने देगा, नहीं। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन आप एक एक फोर्स दिखा दो, अच्छे से दिखा दिए तो नॉर्मल रिएक्शन आपको कितनी लग रही है? 5, है ना। और अप्लाइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करें म्यूएस एन से। म्यूएस कितना है? 0.5 और एन कितना है? 5। तो कितना हो गया लिमिटिंग? 2.5 न्यूटन। ओके, बोलो बच्चों। और अप्लाइड फोर्स ये है 0.1 × g, मतलब 0.1 × 10, यानी कि 1 न्यूटन। अप्लाइड कितना है? 1। लिमिटिंग कितना है? क्या बॉडी मोशन में आएगी? बस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बताओ? 0.1 g। क्या पूछा है उसने? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। समझ में नहीं आया? दोबारा समझ भाई। ये अप्लाइड, पहले तो एक एक चीज दिखाओ। आपने 5 न्यूटन इधर दिखा दिया, ये कांटेक्ट है ना, यहाँ पे कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर दिखाओगे नहीं दिखाओगे? क्या ब्लॉक की मोशन इधर हो रही है? तो इसका मतलब इन दोनों ने तो क्या कर रखा है? बैलेंस। नहीं। अब 0.1 g इज एक्टिंग जस्ट लाइक अप्लाइड फोर्स। नहीं, 0.1 × g मतलब 1 न्यूटन।
अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.5, वही स्टैटिक वही काइनेटिक है ना, 5 इंटू 5 कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन 5 आई, तो लिमिटिंग कितना आया 2.5। अगर 2.5 से ज़्यादा आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया तीसरा सवाल, लिख लो इसको। अब ये फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों, इसी का ही फोर्थ क्वेश्चन है ना। ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन आइस है ना, विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, कमिंग टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 40 मीटर। ये बॉडी है बच्चों, कितना मास है इसका दिया हुआ नहीं है, मास भी नहीं दे रखा। ए बॉडी स्लाइडिंग, कोई बात नहीं, हम एम मान लेंगे, नहीं दिया होता तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन आइस विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, ओके। और 40 मीटर के बाद कह रहा रुक जाती है, कितने मीटर के बाद 40 मीटर के बाद ये रुक गई, मान लो बच्चों रोक दी हमने, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी एक तरह से 8 मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक है, रुक गई। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, सॉरी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू आपको निकालना है। रुक गई 40 मीटर के बाद, ठीक है। रुकने के लिए आपको क्या सिखाया था, खटाखट बताओ, वनडी तू बता यार, अगर रुक जाए तो खटाखट क्या लगा दोगे, u स्क्वायर बराबर 2s हो जाता ना डायरेक्ट। सत्यानाश, इधर पड़ा था जाऊँ इधर। अब इतना लंबा लगाओगे तो फिर तो उधर लगा ही लोगे मेरे भाई। v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, रिटार्डेशन है ना, तो u स्क्वायर बराबर 2s, u कितना दे रखा है 8 और s कितना है, तो इससे क्या आ गया रिटार्डेशन आ गया आपके पास, कितना आ गया 40, तो रिटार्डेशन कितना आ गया अपने पास 64/80, मतलब 8/10, 0.8 आ गया, नहीं 0.8 आ गया ना मीटर पर। ये क्या आ जाएगा रिटार्डेशन, 1d तो लगाओगे ही ना इसमें, नहीं बोलो। अब देखो, अगर आप देखो तो मैंने आपको सिखाया था रिटार्डेशन कितना बताया था, g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा, यही सिखाया था शायद अभी। यहाँ पे थीटा कितना है बताओ, 0 है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना मेरे भाई, तो ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो रिटार्डेशन म्यू जी याद रखो या तो डायरेक्ट, कब कहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, कहाँ पर। अब ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं है ना, जैसे मान लो ये चल रहा है तो जाने की टेंडेंसी तो खैर इधर चल ही रहा है, तो इधर लिखाओगे एफ, रोक कौन रहा है, ओनली फ्रिक्शन रोक रहा है यहाँ पे, ओनली, तो एफ को क्या लिखोगे एम ए, हालांकि ये रिटार्डेशन है क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक तरह से रोक रहा है उसको, है ना, तो एफ को क्या लिखोगे म्यू एन, म्यू को एम जी लिख दे, म्यू एम जी बराबर एम ए, तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से भी म्यू जी। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन की वजह से रखते हैं, तो रिटार्डेशन म्यू जी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो। अपन ने इंक्लाइन प्लेन पे रिटार्डेशन कैसे निकाला था, ऊपर भेजा था नहीं भेजा था, ऐसे बोलो बोलो, भेजा था, लेकिन वहाँ पे थीटा कितना लिखोगे, अभी 0 लिखोगे ना, अरे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थीटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू, तो ये 0 हो गया फैक्टर, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो म्यू के जी, और चूंकि बॉडी मोशन में है तो म्यू के ही आएगा, है ना, म्यू की जगह क्या आएगा, म्यू के ही आएगा। वो तो बाद में रुकी ना, किसकी वजह से रुकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रुकी ना, बॉडी तो मोशन में ही थी ना, समझ में आ रहा हूँ आपको। तो बस हो गया, ए आपने निकाल लिया, जी से डिवाइड कर दो म्यू आ जाए,
10 से डिवाइड कर दो 0.08। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, ये निकाल लो वापस वही। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। ये ट्रॉली दिखा रखी है बच्चों, क्या दिखा रखी है? ट्रॉली। ये पहिए होते हैं ना ट्रॉली में, और ये चल रही है पुली पे ऐसे। थ्री kg, और ये कितना है? 20 kg। What is the acceleration of block and trolley system shown in figure? Acceleration निकालना है अपन को। If coefficient of friction between trolley and surface is 0.04, ये ट्रॉली और सरफेस के बीच में म्यू कितना दिया हुआ है? 0.04। कुछ लिखा नहीं है ना? तो तू ही स्टैटिक तो ही काइनेटिक, है ना? What is tension in the string? ऐसे डायलॉग क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हें भूल जाओ तो याद आ जाए, थोड़ी हंसी भी आ जाए क्लास में। वैसे ही आप परेशान आत्मा हो। What is the tension in the string निकालना है, ठीक है? Neglect the mass of string, मास का नहीं, एक्सीलरेशन निकालना है आपको तो बस, है ना? देखो सवाल को कैसे करना है, देखो अगर मान लो बच्चों ये म्यू नहीं होता तो याद करो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का वो देन, ये नहीं होता तो मैं आपको क्या सिखाता? खटाखट 3g अपॉन 20 + 3, ये एक्सीलरेशन है। आता नहीं आता? बताओ कब? फ्रिक्शन नहीं होता। पक्का? श्योर हो? यही सिखाया था कि 3g, और ये तो अपोज करेगा ही नहीं, तो 3g तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास 20 + 3 निकाल लेते हैं। लेकिन आज क्या डिफरेंस आया? फ्रिक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन की डायरेक्ट चलने जाने की टेंडेंसी इधर है क्या? जाने की टेंडेंसी बताओ आप? किसी भी हाल में नहीं जा सकता, नहीं? तो फ्रिक्शन इधर दिखा दिया, तो इसको माइनस कर दो बस। ये 3g है ना नीचे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 3g - f, खत्म। f को कैलकुलेट कर लो, म्यू × 20g, खत्म। 0.04 × 20 यानी कि 208 आ जाएगा। 8 30 में से 8 गया तो 22/23, खत्म, मीटर/सेकंड। अच्छा टेंशन निकालना है अपन को, तो अच्छा एक्सीलरेशन भी निकालना था, तो टेंशन कैसे निकालोगे? T - F = 20 × A, ऐसे निकालोगे। T फ्री बॉडी देखो ना, F कितना लिखोगे? 8, और 20A कितना लिखोगे? 22/23 + 8। बोलो। अब मैं आपको फ्री बॉडी से सिखाता हूँ, आपको कि सर ऐसे नहीं आएगा हमें, है ना? तो एक एक बॉडी को फ्री कर दो, है ना? या टेंशन यहाँ से भी निकाल सकते हो। T इधर कर दो, 3g इधर कर दो, नीचे आ रहा है 3g - T = 3 × A, यहाँ से भी आ जाएगा। आपकी इच्छा हो जैसे निकाल लो। अच्छा ये तो हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, जैसे ये 20 kg का फ्री बॉडी बनाना है ना, आप जैसे जल्दबाजी मत करना। इधर क्या दिखाओगे बताओ? इसका वेट नीचे दिखाओगे 20g, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर 20 kg का अपन फ्री बॉडी बना रहे हैं। मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ाए थे तब आपको सिखाया था कि एक नया फोर्स आएगा फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन केवल फ्रिक्शन लगाना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बाकी वही है पहला ही, ठीक है? अब टेंशन किधर दिखाओगे? अवे फ्रॉम द बॉडी इन द स्ट्रिंग, यही सिखा रखा है। और फ्रिक्शन चूंकि मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर दिखा दे,
और कोई फोर्स? और तो कोई है नहीं ना। तो अब जो है इधर चलाना है इसको, क्या चलाना है? तो चलाना जब भी हो तो एफ नेट बराबर क्या लगाओगे? एम ए। तो टी माइनस एफ इक्वल टू एम मतलब 20 इंटू ए। एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। नहीं? अब फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? म्यू एन, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो म्यू के ही है ये। क्या है? म्यू के। और कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल म्यू दिया हुआ है, तो यही तू ही स्टैटिक तू ही काइनेटिक है ना, ये डायनेमिक। तो म्यू के कितना है? 0.04। एन बराबर कितना है? 20 जी। तो कितना आ गया ये हमारे पास? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 आ गया। नहीं? ओके, बोलो बच्चों। अब एक बनाओ फ्री बॉडी किसका? 3 kg का। आप आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी मैकेनिक्स में मत करो। फ्री कर दो बॉडी को, वहां से एक एक फोर्स को दिखाओ, मोशन को देखो। 3 G नीचे लगेगा, बोलो। टेंशन किधर दिखाओगे? अवे फ्रॉम द बॉडी इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मास लेस है इसलिए सेम रहेगा। ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? नेट फोर्स नीचे कितना है? 3G माइनस टी बराबर 3 इंटू ए। दोनों को जोड़ोगे तो टेंशन शुरू में कट जाएगा। 3G मतलब 30, F मतलब 8 बराबर 23A। ए कितना आ गया आपके पास? 22/23। नहीं? अब इसमें रख दोगे तो टी आ जाएगा, इसमें रख दोगे ए तो भी टी आ जाएगा। एफ आप जानते हो 8, तो आप मर्जी आए जिसमें रख सकते हो आप। तो टी माइनस 8 इक्वल टू 20 इंटू ए की जगह 22/23। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, या अप्रोक्सीमेट है 22 को 23 से काट देना, तो लगभग कितना आ जाएगा? 28 न्यूटन। 28 से थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 22 को 23 से उड़ाया है ना, 0.1 से थोड़ा सा कम आएगा ये, है ना। तो ये 19.9 करीब या 19.8 करीब आ जाएगा। तो 27.8 27.9 अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है? अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना भी आपको आना चाहिए, है ना। कर लोगे ये सवाल? कठिन लगा ये बताओ आपको? सवाल नहीं लगा ना? बस एक फ्रिक्शन ही तो आया नया, फ्रिक्शन को डायरेक्ट माइनस कर दो। 3 एक्सेलरेशन निकालना हो तो 3G माइनस एफ अपॉन 20 + 3 डायरेक्ट। नहीं आ रहा समझ? कल पढ़ो बच्चों। एक कार्ट ऑफ मास कैपिटल एम, एक कार्ट ऑफ मास कैपिटल एम has a block of mass small m in contact with as shown in figure। एक ब्लॉक है, इससे कांटेक्ट में है, स्मॉल m मास का ब्लॉक इसके कांटेक्ट में, फिगर दे रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट, बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दे रखा है म्यू। केवल क्या लिखा है? म्यू। तो क्या बोलोगे? तू ही स्टैटिक तू ही काइनेटिक। ठीक है? व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट फॉल। गिरना नहीं चाहिए। ये एक्सीलरेशन डायग्राम में दिया हुआ है इसमें। इसको कितने एक्सीलरेशन से चलाएं कि ये गिरे नहीं? कितने एक्सीलरेशन से चलाएं कि गिरे नहीं? कौन, किसको बचाना है आपको? स्मॉल m। तो हम स्मॉल m के ऊपर सारे फोर्स दिखाएंगे। नहीं? ओके। आपको घर पे जाके क्या करना है? आराम से। अच्छा, अब स्मॉल m गिरना नहीं चाहिए, तो एक एक फोर्स को आप दिखाओ। इसका वेट नीचे,
जो यही गिराएगा इसको, नहीं यही गिराएगा ना। ओके, अब देखो बच्चों एक्सिलरेट हो रहा है, ये कार्ड क्या हो रही है, एक्सिलरेट। इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसे सोचना है ना, सोचोगे नहीं तुक्का लगाते जाओगे तो फिर कितने क्वेश्चंस में लगाओगे, है ना। सोचना है आपको, सोचने की शक्ति बढ़ानी है। अब ये एक्सिलरेट हो रहा है तो सीडो किधर लगेगा बताओ, पीछे, मास इनटू ई, है ना। ये सिखाया ना सीडो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जो भी बॉडी सीडो फील कर रही है मास उसका और एक्सिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, ये सिखा रखा है सीडो में। अब नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, परपेंडिकुलर लगती है वो तो हमेशा, ये नो नहीं, इसके आने की टेंडेंसी किधर होगी, नहीं तो फ्रिक्शन किधर लगा दें। अब और कोई फोर्स बचा क्या, नहीं बचा ना। अब इसको गिरने नहीं देना है, इसको गिरने नहीं देना है, तो क्या करोगे, ऊपर बराबर नीचे, दाएं बराबर बाएं, खत्म। एफ बराबर एम जी, एफ की जगह क्या लिखोगे, म्यू एन, एन कितना हो जाएगा, एम ए और एम जी, तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इसका, जी पर नहीं आया समझ में। रटना मत, जी बाई म्यू रट लेते हो तुम लोग, कलाकार हो बड़े, है ना। ठीक है, क्या करोगे, एक एक फोर्स दिखाना है इसको, एम जी किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, ये एक्सिलरेटिंग फ्रेम में है तो स्यूडो फील करेगा। स्यूडो कैसे, एक्सिलरेशन ए इधर है तो स्यूडो इधर फील कर रहा हूँ। अब आने की टेंडेंसी, गिरने की टेंडेंसी है वो किधर होगी, नीचे, तो फ्रिक्शन दिखाऊँ ऊपर, समझे। ये मत कहना जी भाई म्यू हो जाएगा, चलो आगे, है ना। है डीपीएस 7 का पहला सवाल, ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, क्या दे रखा है, ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, कितना ब्लॉक है, 15 kg का। डायग्राम दिया हुआ, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ये डेली प्रैक्टिस शीट 7 का पहला सवाल। A block of mass 15 kg is resting on rough inclined plane as shown in figure. The block is tied up by a horizontal string having tension of 50 Newton. ये रस्सी है, इसको ऐसे बांध रखा है, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको। इसमें टेंशन की वैल्यू दे रखी है आपको 50 न्यूटन। कितना न्यूटन दे रखी है, 50 न्यूटन, ये बांध रखी है उसने। ठीक है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन, बिटवीन इंक्लाइन प्लेन मतलब इस सरफेस का, यहाँ पे म्यू निकालना है, ये म्यू फाइंड आउट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एक एक फोर्स को आप अच्छे से दिखाते जाइए और अपना काम करते जाइए, है ना, कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, ये 15 kg का ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, तो इसका वेट किधर दिखाओगे, नीचे 15 G दिखा दें। ये 45 एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45, 1000 बार सिखा दिए तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा, mg cos 45। बस घर पे बैठ के फोर्स लगाते रहो, mg sin 45, ये 15 ले लेना m की जगह, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन की तरफ दिखाओगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन कॉन्टेक्ट, हाँ परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट, शाबाश, है ना। ओके, बोलो। अब ये रस्सी दिखा रखी है तो इसमें टेंशन भी दिखाना पड़ेगा, तो टेंशन दिखा दो। देखो बच्चों, ये T, ठीक है। अब देखो ये अगर एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा, 45, क्योंकि रस्सी सीधी है, इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कह रहा है ना।
तो टेंशन के कंपोनेंट ले लेना। क्या ले लोगे? या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई टी इधर दिखा दिया, क्योंकि इधर लग रहा है ना ये, तो इधर दिखा सकते हो, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा? टी cos 45 और इधर टी sin। आप कहोगे मैं तो ऐसे दिखाऊंगा सर, तो भाई ऐसे दिखा ले, इसके परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा तेरे को ऐसे, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस ही हो गया ये भी, है ना। तो ये कितना आएगा? टी sin 45, डायरेक्शन चूंकि यूँ है, और ये इधर कितना आएगा? टी 45। इसके भी कंपोनेंट्स ले लेना टेंशन के। मैन क्या है बच्चों, एक एक फोर्स को आपने अच्छे से दिखा दिया ना, तो काम हो जाना है आपका, ठीक है। अब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर है, तो किधर आ सकता है? ये नीचे आने की टेंडेंसी किधर होगी? हमेशा इंक्लाइन प्लेन में तो नीचे ही आएगा। अनले ऊपर तभी जा सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स जो है अपन धक्का देके भेजें किसी को ऊपर, अदरवाइज तो जा नहीं सकता ऊपर। तो आने की टेंडेंसी किधर है? नीचे। तो फ्रिक्शन किधर दिखा दोगे? इधर। अब सारे फोर्सेस दिख गए। अब बॉडी मोशन में है या उसमें है? देखना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड, अच्छा रस्सी बंधी हुई है, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि रस्सी से भले बंधा हुआ हो, लेकिन आने की टेंडेंसी हमेशा किधर रहेगी? नीचे ही रहेगी। रस्सी खोलेंगे या कुछ भी होगा, तो आने की टेंडेंसी तो किधर रहेगी? नीचे। ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है। और फ्रिक्शन ने रोक रखा है एक तरह से इसको, रस्सी और फ्रिक्शन ने रोक रखा है, नहीं तो कैसे रुक जाता? नहीं। ओके, अब सारे फोर्सेस दिख गए। अब सबको बैलेंस करो बस, सबको। तो एन किधर किधर लग रहा है बताओ? ऊपर। mg cos 45 नीचे, t sin 45 नीचे। तो n बराबर mg cos 45 प्लस t sin 45। अब m कितना दे रखा है? 15 इंटू 10 इंटू 1/√2। t कितना है दे रखा है? 50 1/√2। तो 150 √2 कॉमन ले लो, 150 प्लस 50, तो 200/√2 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब बाएं बराबर दाएं कर दो, इधर कितना लग रहा है? f प्लस t cos 45 इक्वल टू mg sin 45। तो f कितना हो गया हमारे पास? mg कितना है? m 15 इंटू 10/√2 माइनस 50/√2। तो 150 में से 50 गया तो 100/√2। और f को क्या लिख सकते हो? म्यू इंटू n। n कितना निकाला है आपने? 200/√2 इक्वल टू 100/√2। √2 से √2 कैंसिल, म्यू कितना हो जाएगा? 100/200। दिस इज द आंसर। इसका दूसरा सवाल DPS 7 का क्वेश्चन नंबर 2। ए बॉडी, ये निकाल लो, ए बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। रफ इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है आपको, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताओ? बॉडी मोशन में आने वाली है, आई नहीं है। ए बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सीमांत संतुलन में है। किसमें है? इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी with which body slide down when inclination of plane is changed to 60 डिग्री। अब 30 डिग्री से कितना कर दिया? 60 डिग्री कर दिया। और आपको इस ये बॉडी के नीचे आने का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बॉडी का मास कुछ नहीं दे रखा, गधेड़े ने कुछ भी नहीं दिया। चलो, आप क्या समझे इस क्वेश्चन से?
लिमिटिंग है तो वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। याद है टेन थीटा बराबर म्यू, ये एंगल ऑफ रिपोज। उसने लिमिटिंग कंडीशन दी है भाई, आने वाला है आया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ रिपोज। तो थीटा 30 डिग्री दिया, म्यू निकाल लो यहां से और उसमें अप्लाई कर दो लिमिटिंग, उसमें अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो तू ही स्टैटिक और हाँ, तो अपन को 60 डिग्री कर दिया। नीचे अपन को निकालना कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज। एक्सीलरेशन फटाफट बताओ कितना होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, है ना। लेकिन अब अपन को म्यू कितना आ गया 1030, यानी कि 1/√2। टू ही स्टैटिक, है ना, दिया हुआ नहीं है कुछ भी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी कितना हो गया 10 साइन 60 माइनस 1/√3 लिख दें इसको। 1030 1/√3 होता है, जी की जगह 10 और cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। नहीं चलो अगले स्टेप में लिख देंगे 10/√3/2 होगा ना, माइनस 5/√3। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2√3 एलसीएम 30 माइनस 10 20 10/√3। दिस इज आंसर। ये एक्सेलरेशन अभी सीखा था ना अपन ने इंक्लाइंड प्लेन पे, लेकिन देखो कैसे घुमाया उसने अपन को, म्यू की वैल्यू नहीं दी हमको, और म्यू ऐसे कह दिया कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, लिमिटिंग। तो ये गिरने वाला है, गिरा नहीं है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि म्यू निकाल लो खटाखट यहाँ। एंगल ऑफ रिपोज क्या काम आएगा आपके, म्यू निकालने में। समझ में आ गई बात, लिखो DPS 7 यही चल रहा है ना। अपन को दिया बच्चों 2 ब्लॉक A एंड B ऑफ मासेज स्मॉल m एंड कैपिटल M आर कनेक्टेड। ये स्मॉल m और एक कैपिटल M मास ऐसे कनेक्ट किए हुए। ये कैपिटल M है बच्चों, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, और ये पुली लगा रखी है, और इससे ये दूसरा मास उसने लगा रखा है इस तरह से। ये स्मॉल m है, ओके। 2 ब्लॉक्स A एंड B, ये A है ये B है, आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। ठीक है, B लाइज ऑन इंक्लाइन प्लेन एट एंगल थीटा। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, B इस तरह से है, ये कैपिटल M है, ये वो स्मॉल m है ना। With the horizontal and A is hanging freely as shown. A freely hanging है. The coefficient of static friction between B and plane is mu s. यहाँ इन दोनों के बीच में mu s दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है mu s. Find minimum and maximum values of small m so that system is at rest. सिस्टम रेस्ट में रहना है, इस स्मॉल m की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और इसी की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये सारा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है, सर मिनिमम और एक ही आदमी की दो वैल्यू है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो देखो ऐसे सोचो, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, एकदम सही। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो ये नीचे ले जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो ये नीचे ले आएगा। तो ब्लॉक की टेंडेंसी, आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन का ध्यान रखना दोनों केस में। बस अगर मिनिमम होगी इसकी वैल्यू तो मोशन किधर होगी, गया नहीं है, जाने की टेंडेंसी इधर होगी।
अगर ये मैक्सिमम होगा तो जाने की टेंडेंसी क्या होगी? तुम्हें समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? मिनिमम और मैक्सिमम और बॉडी रेस्ट में है नहीं? तो अगर अपन मिनिमम लेते हैं इसकी वैल्यू तो जाने की टेंडेंसी किधर कर दें? इधर। तो इस पे फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? ऊपर दिखा दें। ये तो पहले तो फ्रिक्शन ही दिखा दें अपन, और बाकी क्या दिखाएं? इधर mg sin थीटा आ जाएगा, बोलो। और क्या आएगा? टेंशन 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 टी, और टी बराबर इसका फ्री बॉडी बनाओगे तो, क्योंकि बॉडी मतलब उसमें है, तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? स्मॉल एम जी के बराबर। नहीं आया समझ? इसका फ्री बॉडी बनाओगे ना, टी बराबर एम जी। क्यों किया अपन ने? क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है ना, केवल जाने की टेंडेंसी ही ले रहे हैं अपन। उसने क्या बोला कि रेस्ट में है पूरा, केवल जाने की टेंडेंसी। वो भी एम की क्या निकाल रहा हूं पहले मैं? मिनिमम वैल्यू। क्या निकाल रहा हूं? और बाकी तो तुम जो है एम जी को यहाँ नीचे दिखा दो, थीटा है ही सही, और एम जी कॉस थीटा इधर ले लो, नहीं इधर नॉर्मल रिएक्शन ले लो, एम जी साइन थीटा दिखाई दिया। और कौन सा फॉर दिखाओगे? कुछ और नहीं? तो क्या करते हैं? टी प्लस एफ बराबर एम जी साइन थीटा। टी की वैल्यू एम जी है ना, और स्मॉल एफ की वैल्यू क्या लिखूं मैं? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब उसने म्यू एस दे रखा है तो म्यू एस ले ले, और मोशन में है भी नहीं तो म्यू एस उसने दिया हुआ है ना। तो एन की जगह कैपिटल एम जी कॉस थीटा है, ये ध्यान रखना। और टी जो है स्मॉल एम जी है। अपन को स्मॉल एम ही निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? स्मॉल एम इंटू जी कर दें बराबर कैपिटल एम जी साइन थीटा। तो स्मॉल एम जी उड़ा दें सब जगह, और ये क्या बचेगा? एम साइन थीटा माइनस म्यू एस एम कॉस थीटा। ये आ जाएगी। एम की मिनिमम वैल्यू आएगी मैक्सिमम? मिनिमम, क्योंकि टेंडेंसी इधर ले लिया अपन ने जाने की। ये तो क्या आ गई? मिनिमम। मैक्सिमम हो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज कर देना, टेंशन वही रहेगा, एम स्मॉल एम जी है ना। केवल क्या करोगे? फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे कर देना, तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। आ गया सवाल समझ में? कर लोगे इसको?